एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग जो टॉपिक देख रहे थे वो है सोर्स ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का स्रोत देख रहे थे। इसमें लास्ट क्लास में हम बतलाए थे ये क्या था हमारा सोर्स ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का स्रोत। इस स्रोत में हम दो बतलाए थे, एक बतलाए थे आर्कियोलॉजिकल सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स जिसको हिंदी में हम कहे थे पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। और दूसरा जो बताए थे ये हमारा था लिटरेरी सोर्स, जिसको कहा जाता है साहित्यिक स्रोत। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको कहा जाता है साहित्यिक स्रोत के नाम से जानते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हम बताए थे कि मानव के द्वारा अतीत में जो भी मटेरियल्स, जो भी पदार्थ का उपयोग किया गया, उन पदार्थों के अवलोकन से जो हम प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं, तो वे सभी स्रोत किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम सिक्का के महत्व को बतलाए थे, बर्तन पॉटरी के महत्व को बतलाए थे। तो जो अगर नहीं देख पाए हैं लास्ट क्लास का वीडियो तो जरूर देख लेंगे, रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा। आज हम किसके बारे में देखेंगे? लिटरेरी सोर्स के बारे में देखेंगे, जिसको साहित्यिक स्रोत कहते हैं। तो हमारा है लिटरेरी सोर्स, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? साहित्यिक स्रोत। हम बताए थे कि इतिहास में एक बतलाए थे प्री हिस्टोरिक एज, जिसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। वैसा काल जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं या प्री हिस्टोरिक एज के नाम से जानते हैं। जैसे पाषाण काल, पाषाण काल के बारे में हम लोग के पास कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो उसके बारे में हम जानकारी कैसे इकट्ठा किए? तो उस समय मानव के द्वारा जो वस्तुओं का उपयोग किया गया, उस वस्तु के अवलोकन के आधार पर हम लोग क्या किए हैं? अनुमान लगाए हैं कि मनुष्य उस समय किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते थे। दूसरा काल आया जिसको हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज। आद्य ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? वैसा काल जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है परंतु उसको हम पढ़ नहीं सके। जैसे आप हड़प्पा सभ्यता में देखिएगा तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ लिखा हुआ है, वो लोग कुछ लिखा करते थे, लेकिन वो चित्र अभिलेखीय लिपि का उपयोग करते थे, पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट का उपयोग करते थे, जिसको आज तक नहीं पढ़ा जा सकता। तो कुछ ऐसे भी काल हुए हैं जिसके बारे में रिटन रिकॉर्ड्स तो हैं परंतु उसको पढ़ नहीं सके, तो वो भी हमारे कोई काम का नहीं रहा। तो उस काल के बारे में कैसे जानकारी इकट्ठा करते हैं? तो फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्स से कि उस समय किस प्रकार के बर्तन का उपयोग होता था, किस प्रकार की प्रतिमाएं का उपयोग होता था, मकान कैसा था, उसी के आधार पर हम अपना अवलोकन करते हैं। उसके बाद आया हमारा हिस्टोरिक एज, जिसको कहते हैं ऐतिहासिक काल। वैसा काल जिसके बारे में लिखित साक्ष्य क्या है? उपलब्ध है, उसको क्या कहते हैं? हिस्टोरिक एज कहते हैं। जैसे मौर्य काल हो गया, अब इसके बारे में तो बहुत सारा पुस्तक लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र भी है, इंडिका भी है, तो अब हम लोग पढ़ के आसानी से हम पकड़ पाए कि उस समय के राजा कैसे थे, राजा क्या सोचते थे, प्रशासन उन लोग का कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसा था। तो हिस्टोरिक एज के बारे में जानना हम लोग के लिए काफी आसान हो गया क्योंकि इसका रिटन रिकॉर्ड, लिखित साक्ष्य हम लोग के पास उपलब्ध था। तो अतीत के बारे में जो भी लिखित साक्ष्य मौजूद है, जो भी रिटन रिकॉर्ड्स मौजूद है, इसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं? लिटरेरी सोर्स के अंतर्गत या साहित्यिक सोर्स के अंतर्गत रखते हैं। तो पूछ देगा साहित्यिक स्रोत क्या है? तो अतीत के बारे में जितने भी लिखित साक्ष्य हैं उन सभी लिखित साक्ष्यों को हम लोग साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत, लिटरेरी सोर्स के अंतर्गत क्या करते हैं? रखते हैं। तो लिखिएगा इसके बारे में, अतीत से संबंधित सभी लिखित साक्ष्य, अतीत से संबंधित सभी लिखित साक्ष्य
साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है। अतीत से संबंधित सभी लिखित साक्ष्य साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अब जैसे मौर्य काल के बारे में हम लोग जाने, वैदिक काल के बारे में बहुत कुछ लिखित साक्ष्य मिला है, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आ जाएगा। अब लिटरेरी सोर्स को भी हम दो भागों में बांटे। लिटरेरी सोर्स को, साहित्यिक स्रोत को हम दो भागों में बांटे। अब कौन कौन भाग हैं? एक होता है हमारा रिलीजियस, धार्मिक, एकदम बेसिक से तोड़ के बतला देंगे बाबू। एक होता है रिलीजियस सोर्स, जिसको कहते हैं धार्मिक स्रोत, और दूसरा हमारा होता है सेकुलर सोर्स, जिसको धर्म निरपेक्ष स्रोत कहते हैं। सेकुलर सोर्स, या इसको कहा जाता है धर्म निरपेक्ष स्रोत के नाम से जानते हैं। अब धार्मिक स्रोत जो है ये नाम से ही क्लियर है। धार्मिक स्रोत जो है यह नाम से ही क्या है हमारा? क्लियर है। क्या क्लियर है भाई? कि वैसा स्रोत जो धार्मिक जीवन पर या धार्मिक मान्यताओं पर क्या होता हो, प्रकाश डालता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? धार्मिक स्रोत के नाम से जानते हैं। जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ऋग्वेद हो गया, इस सबको किसमें रखेंगे हम लोग? धार्मिक स्रोत के अंतर्गत रखेंगे। तो जो रिलीजियस था, जो धार्मिक पहलू पर प्रकाश डालता था, उसको हम लोग क्या कहते हैं? धार्मिक सोर्स कहते हैं। या रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हो गया, धार्मिक ग्रंथ हो गया, सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? धार्मिक स्रोत। तो इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा? जैसे हमारा महाभारत है, जैसे रामायण हो गया। इसी प्रकार से अगर बात करें तो फिर आप जानते होंगे ऋग्वेद हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? धार्मिक स्रोत के अंतर्गत। लेकिन कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया, यह अर्थशास्त्र क्या है? आपको राजनैतिक जीवन पर पहलू डालता है। इसी प्रकार से मेगास्थनीज का इंडिका हो गया, ये किसी धर्म से संबंधित नहीं था। उस समय का प्रशासन कैसा था, राजा महाराजा किस प्रकार से जीवन व्यतीत करते थे, वहां पर ये आम जनता की किस प्रकार से दशा थी, वो सभी पहलुओं पर जोर डालता था। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? धर्म निरपेक्ष सोर्स के अंतर्गत आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं साहित्यिक स्रोत को हम दो भागों में बांटते हैं, धार्मिक स्रोत और धर्म निरपेक्ष स्रोत। वे सभी साहित्यिक स्रोत जो धर्म और धार्मिक पहलुओं पर प्रकाश डालता था, उसको हम लोग क्या कहते थे? धर्म निरपेक्ष स्रोत कहते हैं। जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ऋग्वेद हो गया। इसी प्रकार से आप देखिए, या जैन साहित्य हो गया, इसी में और भी लिख सकते हैं कि जिस प्रकार से जैन साहित्य हो गया, बौद्ध साहित्य हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? धार्मिक स्रोत के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन वही अर्थशास्त्र हो गया, इंडिका हो गया, ये सब क्या हो जाएगा? सेकुलर सोर्स के अंतर्गत आ गया। तो उम्मीद करते हैं इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग का जो अभी तक टॉपिक चल रहा था वो था सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन काल का स्रोत। कि प्राचीन काल के बारे में हम लोग किस प्रकार से जान पाए। आज हम लोग अब जो शुरू करेंगे, इस चैप्टर का नाम है, यह है लिथिक एज, जिसको पाषाण काल कहते हैं। ये हमारा जो चैप्टर है ये है पाषाण काल। पाषाण काल काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, एकदम अच्छे से समझा देंगे, लगातार आप बने रहिए। ठीक है, पाषाण मतलब होता है पत्थर। पाषाण मतलब अगर अपने भाषा में देखें तो इसको पत्थर कहते हैं, या इसी को प्रस्तर कहते हैं, या इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टोन कहा जाता है। तो बताएं, या लिथिक एज, या इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्टोन एज के नाम से जानते हैं।
तो बताए थे कि मानव जैसे जैसे विकास करते गया, उनके द्वारा वस्तुओं का जो उपयोग किया गया है वो पदार्थ में भी परिवर्तन आया। आरंभिक दौर में मनुष्य जो है वो पत्थरों का ज्यादा उपयोग किए, पत्थर के औजार से क्या करते थे, अपना काम काज करते थे। तो मनुष्य के जीवन का वैसा काल जिसके दौरान पत्थरों के औजारों का उपयोग किया गया, उसको हम क्या कहते हैं, पाषाण काल के नाम से जानते हैं, लिथिक एज के नाम से जानते हैं। फिर आगे चलकर मनुष्य जो है वो पत्थर के साथ साथ तांबा का भी उपयोग करने लगे, तो ऐसे काल को कहा गया ताम्र पाषाण काल या कैल्कोलिथिक एज के नाम से जाने। बाद में मनुष्य और विकसित हुए, उनका बुद्धि और ज्यादा विकसित हुआ, तो वो तांबा के साथ टीन मिलाने लगे और तांबा और टीन को मिलाकर कांस्य का उपयोग करने लगे, और जो युग बना वह कांस्य युग बना, ब्रॉन्ज एज बना। और हड़प्पा सभ्यता हमारा क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। बाद में चलकर मनुष्य, भारत के जो मानव थे वह आर्यन के द्वारा किससे परिचित करवाए गए, लोहा से परिचित करवाए गए। उसके बाद लौह युग का, आयरन एज का क्या हुआ, आगमन हुआ। आज जो आप कल युग कहते हैं, धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से कलयुग का अलग अर्थ आप लोग जानते होंगे, लेकिन अगर इतिहास के हिसाब से देखें तो कल मतलब लोहा होता है, युग मतलब क्या है, एज है। आजकल हम लोग चारों तरफ लोहा से निर्मित मशीनों से घिरे हुए हैं, रेल की पटरी से लेकर आप सुई तक देख लीजिए वो भी लोहा से ही बना हुआ है, तो इसलिए इसको कल युग के नाम से जानते हैं। जैसे कल कारखाना सुनते होंगे, लोहा के कारखाना को, इसी प्रकार से आज क्या है, कल युग है। तो एक एक करके बारी बारी से हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, फिर लौह युग, कांस्य युग, सब के बारे में देखते चलेंगे। तो पाषाण काल का एक बात तो समझ गए, वैसा युग जिसके दौरान मनुष्य जो है पत्थरों के औजार का उपयोग करते थे, उसको क्या कहा जाता है, पाषाण काल। और इतना जो काल हम बतलाएं, चाहे वो पाषाण काल था, ताम्र पाषाण काल था, लौह युग है, कांस्य युग है, इसमें सबसे लंबे अवधि तक मनुष्य के जीवन में कोई काल रहा, वो हमारा कौन है, पाषाण काल है। एक लंबे अवधि तक मनुष्य जो है वो पत्थर के ही औजार का क्या करते रहे, उपयोग करते रहे हैं। तो पूछ देगा लॉन्गेस्ट एज ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री, मानव के इतिहास में सबसे लंबा युग कोई रहा है तो वह कौन है, पाषाण काल है। तो चलिए इसको लिखते हैं। यदि आप हिंदी में लिख रहे होंगे तो सुन के लिख लेंगे, और इंग्लिश में लिखते होंगे तो देख के लिख लेंगे। तो लिखिएगा वैसा काल जिसके दौरान, वैसा काल जिसके दौरान मानव पत्थरों के औजार का उपयोग किया, वैसा काल जिसके दौरान मानव पत्थरों के औजार का उपयोग किया, उसे पाषाण काल कहा जाता है, उसे पाषाण काल कहा जाता है। लिखिएगा पाषाण काल, पाषाण काल सबसे लंबा काल है, पाषाण काल सबसे लंबा काल है। अब इतना लंबा काल है तो अध्ययन के लिए तो इसको हम क्या करेंगे, आपको 3 पार्ट में इसको हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं। तो पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटे, लिथिक एज को, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। एक को कहा जाता है पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, जिसको हम लोग कहते हैं पूरा पाषाण काल, यानी पूरा मतलब यहां पहले। दूसरा होता है मेजोलिथिक एज, बीच वाला जो काल आया इसको हम क्या कहें, मेजोलिथिक एज, जिसको क्या कहा जाता है, मध्य पाषाण काल कहते हैं। और जो सबसे
लेटेस्ट हुआ, इसको क्या कहते हैं, नव पाषाण काल या नियोलिथिक एज, नव पाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटे हैं। पूरा पाषाण काल सबसे पहला जो था उसको पूरा पाषाण काल कहें, बीच वाला जो अवस्था आया है उसको क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल कहते हैं, और सबसे लेटेस्ट जो था उसको हम लोग क्या कहते हैं, नव पाषाण काल कहते हैं। अब पाषाण काल का जो कालावधि रहा यह कब से कब तक चला है, तो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर, अभी से 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का जो काल है वह क्या कहलाता है, आपको पाषाण काल कहलाता है। इसको अगर हम 3 भाग में बांटे तो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का जो काल था उसको क्या कहा जाता है, पूरा पाषाण काल के नाम से हम लोग जानते हैं। मध्य पाषाण काल कब से कब तक है, 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक का जो काल है इसको हम क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल। और 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक का जो काल रहा इसको हम किस नाम से जाने, नव पाषाण काल के नाम से जाने। अब इस तीनों में आपसे पूछ दे, एक तो समझे कि भाई पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग, उसमें सबसे लंबा कौन है, तो पाषाण काल है। लेकिन इस तीनों में सबसे लंबा कौन चला, पैलियोलिथिक चला है कि मेजोलिथिक चला है कि नियोलिथिक चला है, तो सबसे लंबा हमारा कौन चला, पैलियोलिथिक चला। लॉन्गेस्ट जो है, सबसे लंबा काल जो रहा वह कौन रहा, पैलियोलिथिक रहा। ठीक है, यहां तक उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं, आदि मानव के बारे में देखते हैं कि मानव का विकास कैसे हुआ। एकदम कहानी सुनिए, उसी से समझ में आ जाएगा। देखिए हम लोग भी क्या हैं, पहले जंतु ही थे, जानवर भी थे। आज भी बायो पढ़ते हैं तो मनुष्य को किसमें पढ़ा जाता है, जंतु में ही सम्मिलित किया जाता है। लेकिन हम लोग इस धरती पर सबसे विकसित कोई जंतु है तो वह कौन है, मनुष्य। तो यहाँ जंतु कहने का तात्पर्य है कि हम जानवर की तरह हम लोग भी 4 पांव पर चलते थे, यानी कि आगे का जो 2 हाथ था इसका भी उपयोग करते थे, अब पीछे का जो 2 पांव था इसका भी हम लोग क्या करते थे, उपयोग करते थे। जैसे एक छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है तो वह देखिएगा चारों पांव का उपयोग करता है, दोनों हाथ और दोनों पांव का उपयोग करके चलता है। धीरे धीरे वो बच्चा सीधा खड़ा होना सीखता है, बैलेंस बनाना सीखता है कि किस प्रकार से 2 पांव पर हम संतुलन बना सके। और बाद में जब वो बैलेंस बनाना सीखता है तो धीरे धीरे माँ का हाथ पकड़कर चलना शुरू करता है, और बाद में जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो खुद से चलना शुरू करता है। यानी कि बच्चा को देख लीजिए, जिस हिसाब से वो क्राउल करता है, चलता है, उसी हिसाब से मनुष्य था। पहले मनुष्य चलने के लिए चारों अपना क्या करता था, 2 आगे का हाथ और 2 पीछे के पांव, चारों का यह क्या करता था, उपयोग करता था। धीरे धीरे मनुष्य क्या करने लगा, सीधा होने का प्रयास करने लगा। सीधा होने का कैसे प्रयास करने लगा, तब ऊपर में कोई फल है या खाद्य पदार्थ है तो मनुष्य उसको उचक के तोड़ने के या आगे के 2 हाथ को सीधा करना चाहा, तो धीरे धीरे मनुष्य का कमर सीधा होते चला गया। धीरे धीरे मनुष्य जो है इसका कमर सीधा होते चला गया और वह 2 पांव पर चलना स्टार्ट कर दिया। जब 2 पांव पे चलना स्टार्ट किया तो इसका लाभ क्या हुआ कि इसका आगे का दोनों हाथ क्या हो गया, फ्री हो गया। आप ये कल्पना करके देखिए कि आज भी हम या आप चारों पांव का उपयोग करते, दोनों हाथ और दोनों पांव का उपयोग करते चलने के लिए, तो क्या आज संभव था कि हम लिख पाते? क्योंकि मेरा ये जो आगे का 2 हाथ है, 4 लिम्ब जिसको कहते हैं, ये तो चलने के लिए हम उपयोग करते, तो इससे हम लिख नहीं पाते।
तो आगे का जो लिम्ब है या क्या हो गया, फ्री हो गया। तो पूछ देगा मनुष्य जो है जब इसका कमर सीधा हुआ, जब यह अपने दो पांवों पे चलने लगा, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या रहा, तो उसका जो फोर लिम्ब था, आगे का जो हाथ था वो स्वतंत्र हो गया, और इस आगे के दोनों हाथ का उपयोग यह अन्य कार्यों के लिए कर सकता था। कुत्ता को देख लीजिए, वो चारों लिम्ब का उपयोग करता है चलने के लिए, आगे का दोनों लिम्ब का भी उपयोग वह चलने के लिए ही कर रहा है। वो आगे का दोनों लिम्ब उसके लिए क्या है, व्यर्थ है। तो अगर वो मनुष्य की तरह खड़ा हो पाता तो दो पांव का ही उपयोग करता, आगे का जो दो लिम्ब था वो हाथ के रूप में उपयोग कर सकता था, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन जब मनुष्य दो पांव पे खड़ा हुआ, चलने लगा, आगे का दोनों हाथ स्वतंत्र हो गया, लेकिन उसका अंगूठा जो है वह फिक्स्ड था, ऐसे था, तो मुड़ ही नहीं पाता था। अभी अंगूठा देखिए हम चारों तरफ घुमा पाते हैं, 5 उंगलियों में अंगूठा ही एक ऐसा है जिसको आप सभी दिशाओं में रोटेट कर सकते हैं। आप अपना घर खुद करके देखिए, ये चारों उंगली को सभी दिशाओं में रोटेट नहीं कर पाइएगा, लेकिन इसको रोटेट कर सकते हैं। तो शुरुआती दौर में अंगूठा फिक्स था, जैसे 4 उंगली फिक्स है ना, सभी दिशा में नहीं घुमा सकते हैं, तो इसी प्रकार से अंगूठा भी फिक्स था। अंगूठा फिक्स था तो इससे पकड़ने में हम लोग को नहीं होता था। आप क्या कीजिए, इसे अंगूठा फिक्स कर लीजिए और कल्पना कीजिए चावल दाल कैसे खाइएगा, ऐसे लीजिएगा, ऐसे करके खाइएगा, खाने में ही नहीं होगा। हमको पेन पकड़ना होगा तो ऐसे करके पेन पकड़ेंगे और तब क्या करेंगे, लिखेंगे, क्योंकि अंगूठा मेरा क्या है, फिक्स है ना। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य का यह अंगूठा क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया, और इस स्वतंत्र होने से सबसे बड़ा लाभ मिला कि वह किसी भी वस्तु को क्या कर सकता था, आसानी से पकड़ सकता था। देखिए अब अंगूठा मेरा फ्री है तो आसानी से हम पेन को क्या किए, पकड़ लिया। आप भी अंगूठा को फिक्स करके अब पेन को पकड़ के देखिए, ठीक से नहीं पकड़ पाइए। तो अगला मनुष्य के जीवन में क्या हुआ कि वह अंगूठा उसका फ्री हो गया, आराम से वस्तु को पकड़ने लगा। ठीक है, अब तीसरा हुआ कि मनुष्य एक ऐसा जंतु रहा जो अपने दिमाग का सबसे ज्यादा उपयोग करा। मनुष्य में और अन्य जंतुओं में सबसे बड़ा खासियत क्या है कि ह्यूमन हैज ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी। मनुष्य में अवलोकन का क्षमता है, वो किसी चीज को देखता है तो गौर से देख कर वो अवलोकन करता है, कैसा हुआ, क्यों हुआ। लेकिन कुत्ता सब तो कोई मतलब नहीं, कुछ हो भी रहा है, कहता ना हाथ कुत्ता भौंके हजार, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, कोई मतलब नहीं। कुत्ता को देखेगा बगल में पटाखा फूटेगा, ऐसे देख के भाग जाएगा। लेकिन हम लोग उसको देखते हैं कि पटाखा क्यों फूटा, क्यों बच्चा फोड़ा है ना। तो हम लोग के पास ऑब्जर्विंग कैपेसिटी है और यही अवलोकन क्षमता से हम लोग विकसित होते चले गए। कैसे, अब दो पत्थर टकराया, अब दो पत्थर टकराया, उससे चिंगारी निकली, अब पूरे जो घास है उसमें आग लगा दिया। अब घास में आग लगाया तो कुत्ता सब देख के भाग गया, अन्य जानवर देख के भाग गया कि क्या है, लेकिन मनुष्य वहां रुक के देखा, अरे ये क्या चीज पीला पीला निकल रहा है। वो कंधा पर क्या कर रहा था, शिकार करके ला रहा था, उसको आग में डाल दिया, पका के खा के देखा तो ज्यादा स्वादिष्ट लगा। अगर मनुष्य भी उस समय भाग जाता तो उसके बुद्धि का उतना विकास नहीं हो पाता और आग का आविष्कार नहीं हो पाता। तो मनुष्य आज मोस्ट डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म इस धरती पर इसलिए है क्योंकि ह्यूमन हैज ऑब्जर्विंग कैपेसिटी। मनुष्य के पास अवलोकन करने का क्या है, क्षमता है। तो 3 चीज मनुष्य के जीवन में हुआ कि पहले मनुष्य चारों लिम्ब का उपयोग करके चलता था, धीरे धीरे उसका कमर सीधा हुआ और वह क्या हुआ, 2 लिम्ब पर चलने लगा, आगे का दोनों हाथ उसका क्या हुआ, स्वतंत्र हो गया, जिससे वह अन्य कार्य कर सकता था। फिर क्या हुआ, भले ही आगे का दोनों हाथ स्वतंत्र हो गया लेकिन उसका अंगूठा फिक्स था और गुजरते वक्त के साथ उसका अंगूठा भी फ्री हो गया और वह किसी भी वस्तु को ग्रैब कर सकता था, पकड़ सकता था। और मनुष्य अपने ऑब्जर्विंग कैपेसिटी के बदौलत, अवलोकन शक्ति के बदौलत आज इस धरती पे सबसे आगे या सबसे विकसित हो गया। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आदि मानव जो है अब चल सकता था, किस प्रकार से वस्तु को पकड़ सकता था। भूख लगना तो एक बायोलॉजिकल फेनोमेनन है, नेचुरल फेनोमेनन है, भूख तो लगता ही है। तो मनुष्य क्या करने लगा, शिकार करने लगा,
कंद मूल खाने लगा, फल खाता था, जड़ खाता था, शिकार करके खाता था। लेकिन शिकार जब अकेले करने जाता था तो खुद भी बड़े बड़े जानवरों का क्या हो जाता था, शिकार हो जाता था। बाघ का शिकार करने के लिए अकेला घना जंगल में निकलेगा, पता चला बाघ ही उसको खा गया। तो मनुष्य डरता था, आरंभिक मनुष्य वो झुंड में जाने लगा। एक साथ 10 व्यक्ति 15 व्यक्ति साथ जाते थे और तब क्या करते थे, शिकार करते थे। और सबसे अच्छा क्या था, सब मिल बांट के क्या करते थे, खाते थे। लेकिन उस समय का जो समूह था, ग्रुप जो था, वो परमानेंट ग्रुप नहीं था, अस्थाई समूह नहीं था। अब अस्थाई समूह किसको कहते हैं, ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपको दार्जिलिंग जाना है, मन कर रहा है कि दार्जिलिंग जाए, थोड़ा घूम के आए। तो अपने जो बेस्ट फ्रेंड है, 10 दोस्त थे, उसके साथ प्लान बनाए, सब लोग पैसा कंट्रीब्यूट किए और सभी लोग दार्जिलिंग के लिए निकल गए। जहां जा रहे हैं साथ घूम रहे हैं, साथ खा रहे हैं, वापस लौटे तो साथ लौटे। तो ये आपका परमानेंट ग्रुप था। लेकिन अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में आपका क्या हुआ, सह यात्री के साथ आपका मित्रता बन गया, साथ में बैठ के आप ताश खेल रहे हैं, लंच शेयर कर रहे हैं, 24 घंटे का सफर है। लेकिन वो आपका क्या है, टेम्पररी ग्रुप है, अस्थाई समूह है, जहां पर जिसका डेस्टिनेशन आते चलेगा वह उतरते चलेंगे। उसी प्रकार से उस समय मनुष्य का कोई अस्थाई समूह नहीं होता था। शिकार करने निकले, रास्ता में आदमी मिलते चला गया, सब एक साथ मिलते हुए गए, साथ में शिकार करके लाए और सब साथ में खा लिए। उसका तुम अपने जगह जाओ, तुम अपने जगह जाओ, किसी से कोई मतलब नहीं होता था। तो शुरुआती दौर में इनका जो ग्रुप होता था वह क्या होता था, अस्थाई टेम्पररी होता था। मनुष्य रहते कहाँ थे, तो मनुष्य कहाँ रहते थे, गुफाओं में क्या करते थे, रहते थे। और मनुष्य का जो औसत आयु, एवरेज लाइफ स्पैन बहुत कम था। माना जाता है कि 15 से 20 साल, मैक्स टू मैक्स जाए तो 25 साल तक ही उनका औसत आयु रहता था। इसलिए औसत आयु कम था कि गुफा में सोए रहते थे, पता चलता था कोई जंगली जानवर आया, मारकर इनको ही क्या करता था, खा जाता था। तो अब मानव जो है जंतु के से बहुत ज्यादा डरते थे, शिकार करने में नहीं होता था। तो इतिहासकार अपना अनुमान लगाएं कि हो सकता है कि कोई जानवर इनको आक्रमण करने के लिए दौड़ा हो, मनुष्य के आसपास कोई बड़ा चट्टान दिखा हो, उस चट्टान को उठाकर क्या किए, उस जानवर पर पटक दिया होगा, जिससे वो जानवर मर गया होगा और वो व्यक्ति बच गया होगा। तब वह अपना ऑब्जर्वेशन, अवलोकन लगाया कि भैया ये जो बड़ा बड़ा चट्टान जैसा कुछ है, इसका उपयोग हम आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं। तो अब मनुष्य जो जाने लगा शिकार करने के लिए, तो बड़ा बड़ा चट्टान जो है वो साथ ले जाता था। जहां देखा कि हिरन पानी पी रही है, क्या किया, चट्टान उसके सर पर पटक दिया और हिरन मर गई और शिकार करने लगा। और इस प्रकार से पत्थर के औजार के, पत्थर के उपयोग से मनुष्य का शिकार करना क्या हुआ, आसान हो गया। लेकिन क्या हुआ कि मान लीजिए बड़ा पत्थर को हम कंधा पर ढो कर ले जा रहे हैं और जानवर के पीछे दौड़ रहे हैं, तब तो बड़ा मुश्किल है, कितना देर तक हम बड़ा पत्थर लेकर दौड़ेंगे। तब क्या हुआ होगा कि छोटा सा नुकीला कोई पत्थर दिखा होगा, जानवर जहां आक्रमण किया होगा, ऐसे आत्मरक्षा में किया होगा, वो नुकीला पत्थर उसके गला में छिद्र कर दिया होगा और वह जानवर मर गया होगा। तब मनुष्य का दिमाग खुला होगा कि भैया हम बड़ा पत्थर की जगह अगर नुकीला पत्थर का भी उपयोग करें तो हम जानवर का शिकार कर सकते हैं और आत्मरक्षा कर सकते हैं। तो मनुष्य क्या करने लगा, बड़े पत्थरों की जगह नुकीला पत्थर का उपयोग करने लगा। और इस प्रकार से मनुष्य पत्थर का उपयोग जो है यह औजार के रूप में, टूल्स के रूप में करने लगा। ठीक है, और यहीं से आपका शुरू क्या है, पत्थर का उपयोग जो है शुरू है। तो शुरुआती दौर में यह जो पत्थर है वह आपको, या पत्थर का जो औजार है वो जनरल होता था। जैसे जैसे मनुष्य का बुद्धि का विकास होते चला गया, मनुष्य जो है औजार को और क्या करते चला गया, चमकाते चला गया। लेकिन शुरुआती दौर में आम पत्थर का ही उपयोग औजार के रूप में करते थे। ठीक है, तो मनुष्य अब क्या करने लगे, दो तरह के स्थल में रहने लगे। एक तो स्थल ऐसा था जिसमें सिर्फ औजार बनाते थे, इसको फैक्ट्री साइट कहा गया। एक जगह पत्थर को उठा उठा के लाते थे और इसको पत्थर पे पत्थर रगड़ के नुकीला बनाते थे। तो जहां पर केवल औजार बनाया जाता था उसको फैक्ट्री साइट कहा जाता है।
कुछ लोग ऐसे थे जो घर जहां रहते थे वहीं के दरवाजे पर औजार बनाते थे, तो उसको क्या कहा गया? फैक्ट्री कम रेजिडेंशियल साइट। यानी कि यहाँ पर कारखाना के साथ साथ क्या था? आपको रेजिडेंशियल साइट भी था। हमारा जो गांव है वहां पे लोहारों की बस्ती है। वो लोग क्या करते हैं, लोहा का बड़ा अच्छा अच्छा सामान बनाते हैं। तो कभी हम लोग को कील लेने जाना पड़ता है, या कभी कुछ गांव में, अब शहर में तो ऐसा है नहीं। तो क्या होता है, दो तरह का उनका देखते हैं। एक तो मार्केट में वो दुकान खोले हुए हैं, तो वहां पर केवल वो काम क्या करते हैं, लोहा का औजार बना के, खुरपी बना के, फिर कुदाल बना के वो सब बेचते हैं। तो वहां फिर दुकान। लेकिन हम लोग अब ग्रामीण हैं तो उनके दरवाजे पे ही चले जाते हैं, घर पे ही चले जाते हैं। तो वो लोग क्या किए हुए हैं कि घर है, उसका जो आंगन है या दरवाजा है वहां पर भी छोटा सा दुकान बनाया हुआ है, और वहीं पर औजार बना बना के आपको क्या करेंगे, दे देंगे। अब चाकू का धार तेज करना है, हासू का धार तेज करना, उनके यहाँ चले जाइए दरवाजे पे, वहीं पर धार तेज करके आपको क्या करेंगे, दे देंगे। तो वो क्या है, रेजिडेंशियल कम फैक्ट्री साइट है। कुछ दूरी में रह भी रहे हैं, साथ साथ वहां पर क्या कर रहे हैं, अपना जीविका भी चला रहे हैं। लेकिन मार्केट में जो दुकान खोले हुए हैं वह आपका क्या, फैक्ट्री साइट होता है। तो मानव का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में पहले हम लिख लेते हैं, इसके बाद आगे आएंगे। उम्मीद करते हैं कि यहां तक समझे होंगे। एकदम बेसिक से तोड़ के पढ़ा देंगे। अगर पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करेंगे, दोस्तों को जरूर बतलाएं अरोमा क्लासेस के बारे में। मानव का विकास, ठीक है। तो इसमें पहले क्या था, यूज ऑफ फोर लिम्स फॉर मूवमेंट, गमन के लिए चार लिम्ब का उपयोग करते थे। गमन जो जो समझाए के लिए चार पांवों का उपयोग करते थे। उसके बाद क्या हुआ, बिगेन टू यूज टू लिम्स फॉर मूवमेंट और मूवमेंट। गमन के लिए दो पांवों का उपयोग करने लगे। गमन के लिए दो पांवों का उपयोग करने लगे। यहां तक नोट कीजिए, एक एक चीज बेसिक अपने भाषा में सिंपल लैंग्वेज में लिखा देंगे। टीचर का यही मतलब है कि जटिल भाषा को आपके सामने आसान करके प्रस्तुत करें, नहीं तो वो बुक वाला ही लैंग्वेज लिखे तो फिर बुक ही क्यों ना पढ़ ले। टू लिम्स का उपयोग करने लगे। दो लिम्स का उपयोग क्यों करें, क्योंकि उसका कमर उनका क्या हो गया था, सीधा हो गया था। तो कारण क्या था इसका, तो इरेक्ट रिस्ट सॉरी वेस्ट, कमर सीधा था। कमर क्या हो गया भाई, सीधा हो गया। ठीक है। अब क्या हुआ, फोर लिम्स बिकेम फ्री, आगे का दोनों हाथ मुक्त हो गए। आगे का दोनों हाथ स्वतंत्र हो गए। इसके बाद क्या हुआ कि थंब बिकेम फ्री, थंब बिकेम फ्री, अंगूठा स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र हो गए। अब अंगूठा स्वतंत्र होने से क्या हुआ कि ह्यूमन कुड होल्ड एनी ऑब्जेक्ट, मनुष्य जो है किसी वस्तु को आसानी से पकड़ सकते थे। तो इससे फायदा क्या हुआ कि ह्यूमन कुड होल्ड ऑब्जेक्ट इजीली, मनुष्य वस्तु को आसानी से पकड़ सकते थे। मनुष्य वस्तु को
आसानी से पकड़ सकते थे। हिंदी में अगर कुछ मिस्टेक हो तो माफी चाहते हैं बाबू, ठीक है। स्पेलिंग में अगर कहीं मिस्टेक हो तो इस प्रकार से मानव क्या हुआ, चले। इनका अगर लाइफ की बात करें, जीवन कैसा था, तो नोमैडिक लाइफ था, घुमंतु वाला जीवन था। ये कैसा था, नोमैडिक लाइफ, घुमंतु वाला जीवन था। घुमंतु कहने का मतलब क्या, कि एक जगह से दूसरे जगह तक यह क्या करते थे, घूमा करते थे। और ये वास्तव में क्या थे, हंटर एवं गैदरर थे। हंटर एंड गैदरर, शिकारी एवं शिकारी एवं संग्रहण करता थे। संग्रहण करता थे। अब शिकारी एवं संग्रहण करता किसको कहते हैं, बताए ना कि एक जगह से दूसरे जगह तक शिकार करके तब जंतु के पीछे भागते थे, शिकार करके खाते थे। संग्रहण करता कहने का मतलब कहीं पे फल मिल गया, कुछ मिल गया, उसको चुन लिए, उसको खा लिए। अभी अमरूद का, गुआवा का सीजन है, कभी कभी देखिएगा अमरूद के पेड़ के नीचे से निकलते रहिएगा, 4 अमरूद नीचे मिल गया, उसको इकट्ठा करे, जेब में डाले, नमक लगा के खा लेते हैं। तो हम लोग भी आजकल क्या है, गैदरर है। देखिएगा टिकोला का सीजन है, पता चला कच्चा आम गिरा, कच्चा आम को हम लोग क्या किए, उठाए और उठाकर क्या किए, खाने लगे। तो वी आर ऑल्सो गैदरर राइट नाउ। हम लोग भी आजकल क्या है, संग्रहणकर्ता की भूमिका निभाते हैं। आप लोग तो अमीर आदमी है, खरीद के खाते होंगे, हम लोग इसी प्रकार से काम क्या करते हैं, चला लेते हैं। तो मनुष्य शुरुआती में क्या था, हंटर और गैदरर था, ठीक है। रहता कहाँ था, शेल्टर इसका कहाँ था, निवास कहाँ था, तो बताएं केव में। ये कहाँ पे रहता था बाबू, तो बताएं गुफाओं में ये निवास करता था। गुफा में क्या करता था, निवास करता था। एवरेज लाइफ की बात करें, औसत आयु की बात करें, तो बताए थे औसत आयु कम था। एवरेज एज की बात करें तो बताएं आदि मानव का जो औसत आयु था वो कम था। औसत आयु कितना था, तो 20 से 25 वर्ष था। और हम बताएं कि 20 से 25 वर्ष औसत आयु होने का कारण क्या था, कि उस समय मनुष्य के पास कोई दरवाजा नहीं होता था कि अंदर से छिटकनी लगा दिए और सुरक्षित रूप से सोए हुए हैं, ठीक है। पता चला गुफा में सोए हैं, कोई चीता आया, गला दबाया, इसका शिकार कर गया। तो कभी मनुष्य जानवर का शिकार करते थे, तो कभी जानवर मनुष्य का क्या कर लेते थे, शिकार कर लेते थे। इसलिए उनका जो औसत आयु कम था। कोविड 2 साल रहा बाबू, अगर वो अगले 10 साल तक रहता तो हमारा या आपका क्या औसत आयु रहता, ये आप कल्पना कर सकते हैं। कौन कब निपट लेता, कौन कब गुजर जाता, ये पता ही नहीं था। उसी प्रकार से मनुष्य जो उस समय थे, उनका कब क्या हो जाता, कुछ पता नहीं था, ठीक है। देखिए आप लोग बेरोजगार नहीं, आप लोग ह्यूमन रिसोर्स है। छात्र जो होते हैं इस धरती के बाबू, मानव संसाधन है। एक एपीजे अब्दुल कलाम पूरे देश को कहां से कहां ले गए। तो आप लोग हो सकता है कि भविष्य में आप लोग भी हमारे देश को बहुत बुलंदियों पर ले जाएं। तो कोई भी छात्र, आप लोग से निवेदन है कि खुद को बेरोजगार नहीं बोले। यू ऑल आर ह्यूमन रिसोर्स ऑफ आवर कंट्री। आप सभी हमारे देश के मानव संसाधन है, जो इस देश को एक नई बुलंदियों पर क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। इसलिए अपने पर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए और देश को बहुत ऊपर तक ले जाइए, ठीक है। तो यहां तक एवरेज औसत आयु समझ गए। आगे आते हैं, थोड़ा हमको भी ऊंचाई पे ले जाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग तो देश के बोझ बन चुके हैं। औसत आयु समझे। अब टूल्स की बात करें, औजार की बात करें, तो औजार किसका होता था, तो टूल्स ऑफ स्टोन, पत्थरों के औजार का उपयोग करते थे। टूल्स ऑफ स्टोन, पत्थरों के औजार का उपयोग, औजार का उपयोग किया जाता था। शुरुआती में यह औजार सामान्य था, बाद में लोग घिस घिस के एकदम क्या करने लगे, डिजाइन देने लगे। तो टूल्स वेयर सिंपल इन द बिगनिंग, सिंपल इन द बिगनिंग,
आरंभ में औजार क्या थे? साधारण थे। आरंभ में औजार साधारण थे। सब कुछ समझा चुके हैं, जिनका छूट गया है वो पीछे से एक बार देख लेंगे। आगे हम बताएं, स्थल की बात किए, साइट की बात किए, तो इनका 2 साइट था बाबू, 2 स्थल था। एक को कहते हैं फैक्ट्री साइट, एक कारखाना स्थल था, एक फैक्ट्री साइट था, जिसको हम कहते हैं कारखाना स्थल। यहां केवल औजार का निर्माण किया जाता था। यहां केवल औजार का निर्माण किया जाता था। ठीक है। आगे दूसरा था फैक्ट्री कम रेजिडेंशियल सरफेस। रेजिडेंशियल साइट, कारखाना सह निवास स्थल, नाम से ही क्लियर है, बताए भी थे। कारखाना सह निवास स्थल, यहाँ पर वो लोग औजार भी बनाते थे, साथ साथ यहाँ रहते भी थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? फैक्ट्री कम आपको रेजिडेंशियल साइट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब आगे आते हैं। अब टूल्स कितने प्रकार का था? टूल्स जो था वह 2 प्रकार का था। टूल्स औजार, एक को कहा जाता था कोर टूल्स, जिसको क्रोड औजार कहते थे। एक होता था जिसको क्रोड औजार के नाम से जाना जाता, और दूसरा होता था फ्लैट टूल्स। फ्लैट टूल्स, जिसको नुकीला औजार कहते थे। देखिए, क्रोड टूल्स किसको कहते हैं? कि मान लीजिए कोई पत्थर है, कोई इस प्रकार से पत्थर है, ऊपर से ऐसे ऐसे कोई परत लगा हुआ, दूसरा वही पत्थर का बहुत सारा परत, तो ऊपर वाले परत को घिस घिस कर हटा देता था, और अंदर वाला जो चिकना पत्थर होता था उसको यह औजार के रूप में क्या करता था? उपयोग करता था। तो इसमें क्या होता था? कोर मतलब बीच वाला पार्ट। अगर मान लीजिए कोई पत्थर है, उसका ऊपर वाला पार्ट रुखड़ा है, ऊपर वाला पार्ट मान लीजिए इस प्रकार से रुखड़ा है, तो इसका क्या करता था? ऊपर वाला रुखड़ा वाला हिस्सा को घिस घिस के हटा देता था, और अंदर में जो एकदम चिकना पार्ट होता था उसका वह उपयोग औजार के रूप में करता था। तो इसको क्या कहा गया? कोर टूल्स। फ्लैट टूल्स किसको कहा गया? हम बताएं कि जो पत्थर, नुकीला पत्थर था, उसको वे लोग चुनते थे, या पत्थर को नुकीला बनाकर तब औजार के रूप में क्या करते थे? उपयोग करते थे। तो जो नुकीला भाग पत्थर का होता था उसको औजार के रूप में विकसित करते थे, उसको क्या कहा गया? नुकीला औजार के नाम से हम लोग जाने। तो ये हम लोग एक छोटा सा परिचय किसके बारे में दे दिए? एंशिएंट ह्यूमन के बारे में, आदि मानव के बारे में। अगले क्लास में हम लोग पूरा पाषाण काल को भी हम लोग 3 भाग में बांटेंगे, अपर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और लोअर पैलियोलिथिक एज। उसका और भी विस्तार से पढ़ाएंगे। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त मित्र को जरूर बताएं।